हेलो एवरीवन। नेशनल इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन से पॉलिटिकल सिस्टम में किस तरह के चेंजेज आते हैं उस चीज़ को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। उसके कॉन्सिक्वेंसेस को हम सेंटर स्टेट रिलेशंस फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली एंड थर्ड वन इज फंडामेंटल राइट्स में किस तरह के चेंजेज आएंगे, इस तरह से हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो इस सेंटर स्टेट रिलेशन में इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। पहला एग्जीक्यूटिव में क्या चेंजेज आएंगे, दूसरा लेजिस्लेचर पावर में क्या चेंजेज आएंगे एंड थर्ड वन इज फाइनेंशियल, जो अब हमारा क्रेडिट सिस्टम है, रेवेन्यू सिस्टम है, उसमें क्या चेंजेज आएंगे। तो सबसे पहला एग्जीक्यूटिव पावर। तो एग्जीक्यूटिव पावर में जो चेंजेज आएंगे वो हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट थिंग कि सेंटर और स्टेट के बीच जो एग्जीक्यूटिव पावर है, इसका कहने का मतलब है कि सेंटर स्टेट को ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी किसी भी मैटर पे किसी भी तरह का एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस दे सकता है। ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स ये चीज़ नहीं होता है। ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स क्या होता है, ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स ये होता है कि किसी भी स्पेसिफाइड मैटर पे ही सेंटर स्टेट को एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस दे सकता है। लेकिन यही चीज़ जो है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी चेंज हो जाता है। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी क्या होता है कि किसी भी स्टेट को, एनी स्टेट किसी भी स्टेट को किसी भी मैटर पे, एनी मैटर पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस दे सकता है सेंटर। अब हम लेजिस्लेटिव पावर पे आएंगे। तो स्टेट्स लिस्ट में आने वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं, हम जानते हैं कि उसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उस पर लेजिस्लेट करता है। बट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी ये पावर जो है वो ओवरराइड कर जाता है। देखिए, ओवरराइड का मतलब हम समझते हैं, ठीक है। हालांकि ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी लेजिस्लेशन जो है स्टेट का वो सस्पेंड नहीं किया जाता है, लेकिन ये ओवरराइडिंग पावर को हम समझ रहे हैं कि क्या है। जैसे कि मान लीजिए किसी कानून है पे स्टेट जो है वो कानून बनाता है, किसी लॉ पे, किसी सब्जेक्ट पे स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे स्टेट कानून बनाता है, और सेम सब्जेक्ट पे अगर ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी सेंटर कानून बना देता है तो सेंटर का कानून जो है वो स्टेट के लॉ को ओवरराइड कर देगा और इसका कानून जो है वो मान्य होगा। ये चीज़ जो है नेशनल इमरजेंसी में इस तरह का चेंजेस आ जाता है। अब और एक चीज़ समझते हैं कि अगर नेशनल इमरजेंसी सीज हो जाता है, सीज होने का मतलब ख़त्म हो जाता है, तो ये जो सेंटर के द्वारा स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में जो कानून बनाया गया वो 6 मंथ के बाद इनऑपरेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब और एक इसमें जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर पार्लियामेंट नेशनल इमरजेंसी के दौरान नहीं हो तो क्या होगा। तो प्रेसिडेंट उस समय स्टेट सब्जेक्ट पे ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। यह चीज़ इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड थिंग जो है वो है फाइनेंशियल पावर। तो फाइनेंशियल पावर में हम ये देखेंगे कि प्रेसिडेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन है रेवेन्यू का सेंटर और स्टेट के बीच, उसको जो है मॉडिफाई कर सकता है। लेकिन उसको मॉडिफाई करने के लिए बोथ हाउसेस, चाहे वो लोकसभा हो और राज्यसभा, उसके सामने जो है उस बिल को या उस ऑर्डिनेंस को रखना पड़ता है। ये जो 3 चेंजेज है वो सेंटर स्टेट रिलेशंस में हमने देख लिया। अब हम आते हैं लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। लोकसभा और स्टेट असेंबली के लाइफ में किस तरह के चेंजेज आते हैं। तो हम देखेंगे कि लोकसभा का जो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन है वो है 5 ईयर्स, बट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी 1 ईयर 1 टाइम में, देखिए समझिए 1 ईयर 1 टाइम तक में एक्सटेंड किया जा सकता है। और अगर हमें और एक्सटेंड करना है तो इस तरह से 1 ईयर करके इंडिफिनिट टाइम तक एक्सटेंड किया जा सकता है। और सेम जो केस है वो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए भी है कि स्टेट लेजिस्लेचर का 5 ईयर होता है, उसको भी 1 ईयर तक पार्लियामेंट एक्सटेंड कर सकता है। और अगर फिर से करना है तो ये है। लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी सीज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो 6 मंथ के बियॉन्ड जो है वो उसको एक्सटेंडिंग विथिन 6 मंथ जो है ये जो एक्सटेंशन है वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से लोकसभा और स्टेट असेंबली के लाइफ में इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑन द फंडामेंटल राइट्स। मतलब अगर नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम्स होता है उस समय फंडामेंटल राइट्स में किस तरह के बदलाव आते हैं। तो आर्टिकल 358
358 एंड आर्टिकल 359 फंडामेंटल राइट्स में आने वाले चेंजेस के साथ डील्स करता है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 358 देखेंगे। तो आर्टिकल 358 के अनुसार आर्टिकल 19 के एम्बिट से जो फंडामेंटल राइट्स गारंटीड है उनका सस्पेंशन को डील करता है। कहने का मतलब है कि आर्टिकल 358 में आर्टिकल 19 के तहत आर्टिकल 358 डील्स करता है कि आर्टिकल 19 का जो के तहत 6 फंडामेंटल राइट्स गारंटीड किए जाते हैं, ये हम सभी जानते हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स क्या है ये चीज़ समझ लेते हैं, थोड़ा सा हम ब्रीफ उसके बारे में जानकारी लेते हैं। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन फर्स्ट राइट। सेकंड राइट है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, बिना किसी आर्म्स का आप कहीं भी फ्रीली असेंबल हो सकते हैं, संगठित हो सकते हैं। इसके साथ थर्ड राइट है कि आप किसी भी तरह का एसोसिएशन, किसी भी तरह का यूनियन, किसी भी तरह का कोऑपरेटिव सोसाइटीज का फॉर्म कर सकते हैं। फोर्थ है टेरिटरी ऑफ इंडिया में कहीं भी आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। फिफ्थ राइट है कि आप टेरिटरी ऑफ इंडिया में कहीं भी रिसाइड कर सकते हैं, कहीं भी सेटल हो सकते हैं। एंड सिक्स राइट है कि आप किसी भी तरह का प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये 6 राइट जो है, ये 6 राइट है वो ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी ऑटोमेटिक, ये वर्ड को आप ध्यान दीजिए, ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाता है। मतलब इसके लिए किसी तरह का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का ज़रूरत नहीं है। अगर नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम होता है तो ये खुद ब खुद मान लिया जाता है कि आर्टिकल 19 आपका राइट टू फ्रीडम वो सस्पेंड हो गया है। और इसके साथ ही साथ इसका मतलब क्या है, आप एक समझिए कि अगर राइट टू फ्रीडम सस्पेंड हो गया, इसका मतलब है कि आर्टिकल 19 के द्वारा इम्पोज रेस्ट्रिक्शन से स्टेट फ्री हो गया है। अगर सरल भाषा में समझे तो स्टेट हमारे राइट टू फ्रीडम को एवरेज कर सकता है, ले सकता है, टेक अवे कर सकता है। और इस तरह का जो एक्शंस है स्टेट के द्वारा, उसको किसी भी तरह के कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ये चीज़ जो है ये, और जैसे ही फंडामेंटल राइट्स और जैसे ही ये जो नेशनल इमरजेंसी है वो ख़त्म होता है, सीज कर दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिक जिस तरह ऑटोमेटिक ये इम्पोज हो गया था इसी तरह ऑटोमेटिक जो है ये रिवाइव कर जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा। ये फर्स्ट थिंग हुआ। अब हम समझते हैं कि आर्टिकल 359, आर्टिकल 359 में क्या कहा गया। आर्टिकल 359 के तहत प्रेसिडेंट को ये ऑथोराइज किया गया है कि वो फंडामेंटल राइट्स, अदर फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट 20 एंड 21, ये आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ के जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उसके इन्फोर्समेंट को सस्पेंड कर सकता है। उसके इन्फोर्समेंट को सस्पेंड कर सकता है, इसका मतलब है कि अगर वो फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स नहीं होता है तो एक आम नागरिक कोर्ट में नहीं जा सकता है, ये चीज़ है। लेकिन ये आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को क्यों एक्सेप्शन में आया था, इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए आर्टिकल 20 जो है वो डील्स करता है कि प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेक्शंस फॉर ऑफेंसेस। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसमें देखिए 3 चीज़ें आते हैं। फर्स्ट थिंग है कि आपको किसी भी, आप मान लीजिए किसी भी तरह का जुर्म करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको सज़ा मिलती है, हमें सज़ा मिलेगा। तो किसी भी एक जुर्म के लिए एक ही बार आपको सज़ा दिया जा सकता है, आपको दोबारा सज़ा नहीं दिया सकता। इसको कहते हैं डबल जीओपार्डी। इसके साथ ही साथ आप खुद के खिलाफ आप गवाही नहीं दे सकते हैं, मीन्स नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। और थर्ड थिंग है वो है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या है उस चीज़ को हम थोड़ा सा समझते हैं। अगर मैंने किसी भी तरह का क्राइम किया है तो वो जिस समय मैंने क्राइम किया है उस समय जो कानून में लिखा हुआ सज़ा है वही मेरे लिए मायने होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने आज, मान लीजिए सज़ा, आज मैंने कोई जुर्म किया है और 5 साल बाद मेरी भी सज़ा होता है, तो इस समय जो है ये 5 साल के बाद जो है इस समय मायने नहीं होगा। जिस समय मैंने जुर्म किया वही समय जो है, जो लॉ था, रूल ऑफ लॉ में जो मेंशन था उसी के अनुसार मुझे सज़ा दिया जाएगा, ठीक है। अब इतना चीज़ हमने समझ गया। तो आर्टिकल 359 में प्रेसिडेंट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 को छोड़कर बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उसके इन्फोर्समेंट में राइट टू मूव कोर्ट को सस्पेंड कर सकता है। इस चीज़ को थोड़ा अगर हम और अच्छे से समझेंगे तो इसका मतलब क्या है, देखिए ये फंडामेंटल राइट्स के सस्पेंशन की बात नहीं कहता है, ये फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट क्या सस्पेंशन की बात कहता है। इस चीज़ को समझते हैं। कहने का मतलब है कि राइट टू रेमेडी जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है, राइट टू रेमेडी को सस्पेंड किया गया है। राइट टू रेमेडी,
राइट टू सीक रेमेडी, राइट टू सीक रेमेडी कहने का मतलब है कि अगर आपके फंडामेंटल्स राइट को इन्फोर्समेंट नहीं होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। इस चीज़ को ख़त्म कर दे। प्रेसिडेंट जिन जिन फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंशन किया करेगा कि इसका इन्फोर्समेंट को सस्पेंड करना है, उसी फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट को सस्पेंड किया जाएगा विद प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। ये ऑटोमेटिक नहीं होगा। आर्टिकल 358 के तहत जो आर्टिकल 19 के द्वारा जो हमें गारंटीड फंडामेंटल राइट्स है वो ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाते थे, लेकिन आर्टिकल 359 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा जो मेंशन किया जाएगा वही जो फंडामेंटल राइट्स है सिर्फ उसके इन्फोर्समेंट को सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ एक टॉपिक है, वो टॉपिक है 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा आर्टिकल 358 आर्टिकल 359 में क्या चेंजेस किए गए। तो कुछ चेंजेस नहीं किया गया। ये एक मेन चेंजेस जो किया गया वो है एनी स्टेट। एनी स्टेट कहने का मतलब है कि जो पहले मान लीजिए कि एक नेशनल इमरजेंसी इस पूरे देश के एक किसी स्टेट पे लगा है तो सिर्फ उसी स्टेट के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में के लिए जो उसी स्टेट के एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर में सेंटर जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन और लेजिस्लेटिव डायरेक्शन दे सकता था, लेकिन अब जो है किसी भी स्टेट को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव डायरेक्शन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी दिया जा सकता है ताकि प्रिपेयर फॉर वर्स्ट, यहाँ लिख देते हैं प्रिपेयर फॉर वर्स्ट के लिए तैयार रहे। और आर्टिकल 359 के तहत ये मेन चेंजेस किया गया। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को एक्सेप्शन कर दिया गया। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को एक्सेप्शन कर दिया गया ताकि उसको इन्फोर्समेंट को राइट टू मूव कोर्ट में नहीं जा सकता। इसके अलावा बाकी सब हमने पढ़ लिया है। हमने 3 चीज़ देख लिया, सेंटर स्टेट रिलेशन में किस तरह के चेंजेज आएंगे, इसके साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स में किस तरह चेंजेज आएंगे, और सेंटर मीन्स लोकसभा एंड स्टेट असेंबली में किस तरह के लाइफ में किस तरह के चेंजेस आएंगे। थैंक यू।